हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। हम लोग आज क्लास 10th के मैथ का पहला चैप्टर उठाने वाले हैं और पूरे अच्छे तरीके से बताएंगे आपको कि हाँ इसमें से कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको एक वीडियो से ही आपकी पूरी चैप्टर जो है आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। फिलहाल तो बात करते हैं हमारे पास कि इस चैप्टर से 100 नंबर में से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर डबल पूछेगा आपको तो समझ लीजिए कि 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन, और अगर 1/3 जो पूछता है अपने पास, हाँ मतलब कि 130 नंबर का जब पूछेगा, 200 नंबर का पूछेगा तो 12 से 13 नंबर क्वेश्चन आएंगे, और 130 नंबर का पूछेगा आपको तो आपको लगभग आपको 10 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं, 8 से 10 नंबर क्वेश्चन। और सीधा सीधा 100 नंबर का पूछेगा आपको तो उसमें से आपको 6 नंबर आते हैं। तो नंबरिंग पहले पता होना चाहिए किस चैप्टर से कितने नंबर आते हैं। सो अब चलिए इसमें से गिन चुन के 4 से 5 टाइप क्वेश्चन आता है, 4 से 5 टाइप क्वेश्चन आता है जो हर साल आता है। ऑब्जेक्टिव 2 नंबरी और 5 नंबरी में, एगो ऑब्जेक्टिव में फिक्स है, एगो 2 नंबरी में फिक्स है, एगो 5 नंबरी में फिक्स है, आपका एकदम फिक्स है। मतलब कि 7 से 8 नंबर क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो क्यों ना जो आपका क्वेश्चन आता है उसको एकदम पूरे अभी से कर लीजिए एवं इंश्योर कि ये क्वेश्चन जाना है, ढूंढना है, बस बनाना है, होगा ही होगा, ढूंढना है और बनाना है। चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहला चैप्टर का नाम क्या है मेरे पास, वास्तविक संख्या। क्या नाम है मेरे पास? वास्तविक संख्या। इंग्लिश में इसको रियल नंबर कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। मतलब कि वास्तविक संख्या के एक लाइन में अगर डिफाइन किया जाए, 10वीं क्लास तक जितने भी संख्या बढ़ते हैं गणित में हम लोग, उस सारे के सारे वास्तविक संख्या है। या फिर अलग तरीके से बोलिएगा तो जो अवास्तविक संख्या नहीं है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपने पास वास्तविक संख्या है। आगे चलेंगे हम लोग परिभाषा पेज पे, फिर तो बात करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हमको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि टॉपिक की बात हो रही है। सबसे पहले पढ़ेंगे संख्या को पूरा एकदम ग्राउंड लेवल से उठाएंगे हम, पूरे के पूरे ग्राउंड लेवल से, जिसको बच्चा भी है, ये सिर्फ आप 10th क्लास के बच्चा ही नहीं, जो 6, 7, 8, 9 के वो भी देख सकते हैं अपने पास, और जो अपर क्लास के हैं उसको भी बेसिक सुधारना हो तो वो भी देख सकते हैं। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, संख्या के प्रकार, संख्या क्या होता है, संख्या कैसे बनता है, कितने प्रकार के होते हैं, सारी बात हम लोग अभी देखने वाले हैं। अगला टॉपिक आता है पास एलसीएम एचसीएफ वाली बात। ये कहा जाए अपने पास तो 4 और 5 क्लास का मेथड है यहाँ पे, कि हम लोग एलसीएम कितने कितने तरीके से निकाल सकते हैं और एचसीएफ कितने तरीके से निकाल सकते हैं। ये 4 और 5 का बात है जो यहाँ पे डाल दिया गया है। अगला है आपके पास परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान बोल सकते हैं अपने पास। इसमें फिर हम देखेंगे कौन कौन अपने पास परिमेय संख्या शांत है और अशांत है, और अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई जो बोल सकते हैं आप, वीवीआई मतलब 5 नंबरी में आता ही आता है, कभी 5 नंबरी में आता है, कभी 2 नंबरी में आता है आपको, कि अपरिमेय संख्याओं को साबित करना, ये हर साल आता ही आता है। अभी आप तरीके से चैप्टर वाइज देखते रहिए वीडियो, और जब दिसंबर आ जाएगी तो हम आपको हर एक चैप्टर का एक रामबाण क्वेश्चन देने वाले हैं, एकदम शॉर्ट में, जितना पढ़ के जाइएगा एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं आने वाली है। फिलहाल अभी चैप्टर वाइज अभी क्या है आपके पास, नवंबर भर पूरा आप हर एक चैप्टर को जितना पढ़े हैं उसको उतना तरीके से याद करने का प्रयास कीजिए, या फिर उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और जो होता है ना अपने पास कि ये गेस क्वेश्चन इतना ही पढ़ना है, तुक्का, ये सब होता है दिसंबर और जनवरी का खेल, इसलिए अभी दिमाग लगाइएगा तो कमजोर पड़ जाइएगा आप। इसलिए अभी पहले चैप्टर वाइज पूरा कर लीजिए, और इस नवंबर के लास्ट तक में इतना माइंड में रखिए कि जितने भी आपके पास है उसका 80% तक पूरा खत्म हो जाना चाहिए। टीचर द्वारा नहीं, आपके द्वारा पूरा रिवीजन करके, पूरा याद करके, पूरा प्रैक्टिस करके, तब जाके पढ़ने में मजा आएगी, और फिर रिजल्ट देने में तो और मजा आ जाएगा फिर, हाँ एग्जाम देने में। और रिजल्ट आएगा तो एकदम पूरा आपको लगेगा कि हमने जो मेहनत किया है उस पर आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। अगला देखते हैं हमारे पास, इसका जो अपने पास अगला टाइप का क्वेश्चन आता है वह है आपका अगला है कि इस तरह का एक आता है अपने पास, इसको रेकरिंग बोलते हैं या फिर बार बोलते हैं, हाँ, कि अपने पास ये परिमेय संख्या अपने पास है जो कि आवर्ती परिमेय संख्या होता है, उसको हम P/Q के रूप में कैसे बदलते हैं। सो ये पहले के टाइम पे तो हर साल पूछते था, आजकल 1 साल 2 साल बीत करके पूछता है, मगर पूछता है। ओके, ये भी आपको 2 नंबर क्वेश्चन में आएगा, ये भी अगर बोल सकते हैं तो ये भी VVI है आपका। देखिए अब यहाँ से ये 3 टाइप का क्वेश्चन हो गया, 3-4 टाइप का। एक हो गया संख्या के बारे में, संख्या का पूरा टाइप, दूसरा हो गया एलसीएम एचसीएफ के बारे में, तीसरा परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का पहचान,
शांत अशांत और इसका प्रूफ आइए। तो 1 2 3 4 5 6 टाइप का क्वेश्चन आपके पास इसमें से आ सकता है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आपको, ठीक। इससे बाहर आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो क्या करना है आपको, 6 टाइप के क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हमको संख्या के बारे में जानना होगा। अब कहानी शुरू होती है आपके पास संख्या के परिभाषा से। संख्या क्या होता है, देखिए, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अब अंक एक नया टर्म आया है, तो अंक क्या होता है, अंक होता है अपने पास कि 0 से 9 तक जो हम गिनते हैं अपने पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 से लेके 9 तक का जो भी अपने पास देखे हैं उसको बोलते हैं अंक हम लोग। तो कुल अंक कितने हो जाएंगे आपके पास, 0 से लेके 9 तक 10 अंक होते हैं पूरे। ऐसी 10 अंक से पूरी संख्या बनी हुई है। तो क्या क्या हो गया हमारे पास, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। और अंक क्या होता है अपने पास कि 0 से लेकर 9 तक को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। कुल अंक कितने होते हैं, 10। ओके, ये याद रखिएगा। अब देखिए, संख्या हम लोग पढ़ लिए, फिर अंक भी पढ़ लिए हम लोग। अंक क्या है, 0 से लेकर 9 तक को क्या कहते हैं हम लोग, अंक कहते हैं। कुल अंक कितने होते हैं हमारे पास, 10 होते हैं। कुल अंक कितने होते हैं हमारे पास, 10 होते हैं। ये 100 होगा। ओके, 10 होते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे कि क्या क्या अपने पास पढ़ने को और मिलेगा। अब देखिए, संख्या के प्रकार को डिस्कस किया गया है। संख्या के प्रकार को डिस्कस किया गया है। संख्या को पहले अपने पास देखिए कि अगर हम बांटना चाहेंगे तो एगो चिन्ह के आधार पर, किसके आधार पर, चिन्ह के आधार पर। और चिन्ह अपने पास 2 टाइप का चिन्ह होता है, मात्र 2 टाइप का, प्लस और माइनस। मतलब अपने पास क्या होगा, धनात्मक और ऋणात्मक। जोड़ घटाव प्रोसेस है, विधि है अपने पास, वो नहीं है जो आप समझते हैं चिन्ह। तो अभी जो हम करेंगे चिन्ह के बारे में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि चिन्ह क्या है और ये जोड़ घटाव क्या है। जोड़ घटाव एक ऑपरेशन है, प्रोसेस है। और चिन्ह होता है धनात्मक और ऋणात्मक, जिसको इंग्लिश में प्लस और माइनस कहते हैं हम लोग। तो उसके आधार पर संख्या क्या प्रकार का होगा वो देखेंगे हम लोग। फिर देखेंगे अंकों के आधार पर संख्या कितने प्रकार के होते हैं, और फिर देखेंगे कुछ विशेष प्रकार के संख्या। तो यहाँ पर देखिए 3 हिस्सा बटा हुआ है आपके पास, चिन्ह के आधार पर, अंक के आधार पर और विशेष संख्या की बात करेंगे हम लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चिन्ह के आधार पर हम बात करेंगे, तो चिन्ह अपने पास 2 होता है, प्लस और माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक। तो 2 चिन्ह होते हैं तो 2 तरह की संख्या होगा, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या अपने पास, प्लस वाला संख्या और माइनस वाला संख्या। तो वैसा संख्या जिसमें जिसका साइन, जिसका चिन्ह प्लस हो, धनात्मक हो, उसे हम क्या कहेंगे हमारे पास, धनात्मक संख्या। वैसा संख्या या वैसी संख्या जिसका चिन्ह क्या हो, धनात्मक हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, धनात्मक संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर बात कीजिएगा आप, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वैसी संख्या जिसका चिन्ह क्या हो, प्लस हो, उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या। ये देख रहे हैं, 1 2 कुछ भी लिख दीजिए आप, बस पीछे में कुछ मत लिखिएगा, या फिर प्लस लिखिए आप। जिसके पीछे कुछ नहीं है उसका चिन्ह प्लस होता है। क्या होता है, प्लस। जिसे कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला होता है, उस तरह जिस संख्या का कोई चिन्ह नहीं है उसका प्लस चिन्ह होता है। तो जिसके पीछे में कुछ नहीं लिखा हुआ है धनात्मक संख्या है, और जिसके पीछे में प्लस लिखा भी हुआ है तो वो भी हो गया अपने पास क्या, धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है कुछ। बस अगर एक समझ में आ गया है तो दूसरा अपने आप समझ में आएगा। तो अपने पास क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या। जिस संख्या का चिन्ह क्या हो अपने पास, माइनस हो, मतलब ऋणात्मक हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, ऋणात्मक संख्या। इसके पीछे में आपको माइनस लगा हुआ रहेगा, इसके पीछे में माइनस लगा हुआ रहेगा, तभी कहेंगे हम लोग कि अपने पास वो नेगेटिव नंबर है। जैसे देखिए अपने पास यहाँ देख पा रहे होंगे, सबके पीछे में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, इस तरह से ETC। अब सवाल उठता है कि 0 फिर कौन सी संख्या है भाई। तो 0 के पास कोई चिन्ह नहीं होता है। तो चिन्ह 2 ही होते थे, प्लस और माइनस। 0 के पास कोई चिन्ह नहीं है, तो हम एक नोट याद रखिएगा, कोई पूछे 0 का क्या चिन्ह है तो बोलिएगा ना इसके पास प्लस साइन है ना पास माइनस साइन है, सीधा बोलते हैं इसको हम लोग, 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है। तो 0 न ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है अपने पास। याद रहेगी बात आपको। अगर ये सारी बात आपको नहीं दिख पा रही है तो हम इसको जूम करके दिखा देते हैं आपके। हाँ, सारी बात अब समझ में आ गया। संख्या के प्रकार हम लोग 3 आधार पर देखे हैं। ओके, और फिर हम लोग क्या किए हैं, जितना बात था सबके बारे में बताया गया आपको, सबके बारे में बताया गया आपको।
हम लोग क्या करते हैं, अब अगले बात पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्या है, पहले हम क्या करते हैं, जूम कर ही लेते हैं। अब देखिए अगला क्या है कि संख्या, ये देखिए अपने पास अंक के आधार पर, चिन्ह के आधार पर देख लिए, दो टाइप का था, धनात्मक और ऋणात्मक। अब हम देखेंगे अंक के आधार पर। अब देखिए अंक के आधार पर ना कई प्रकार के हो सकते हैं। वैसी संख्या जिसमें एक अंक हो उसे बोलेंगे एक अंकों वाली संख्या, वैसी संख्या जिसमें दो अंक हो उसे बोलेंगे दो अंकों वाली संख्या, फिर तीन अंकों वाली संख्या, फिर चार अंकों वाली संख्या, अपने पास अंक के हिसाब से। मगर शर्त यह है कि अगर पीछे में अपने पास 0 0 रहा तो वो काउंटिंग नहीं होगा अपने पास। ठीक, तो हम क्या कहेंगे अपने पास, देखिए ध्यान से, एक अंक वाली संख्या, अंक के आधार आप बोल रहे हैं ना, तो एक अंक हो तो एक अंक वाली संख्या, 1 2 4 6 को जो भी अपने पास हो। अगला अपने पास दो अंकों वाली संख्या, मतलब अपने पास दो दो अंक हो शामिल उसमें। तीन अंकों वाली संख्या, तीन तीन अंक शामिल हो। चार अंकों वाली संख्या, चार अंक शामिल हो अपने पास। इसी में आता है अपने पास कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, उसको हम एक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, एक कहते हैं। और सबसे बड़ी संख्या 9 कहते हैं। सबसे छोटी संख्या को 0 नहीं कह सकते हम लोग, ओके। सबसे छोटी संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी संख्या अपने पास 9 होती है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास सबसे छोटी संख्या ये और सबसे बड़ी संख्या इसका अपने पास 9 हो जाएगा। दो अंकों वाले की सबसे अपने पास छोटी संख्या कितना होगा, 10। कितना होगा यहाँ पे, 10। सबसे बड़ी संख्या कितना होगा यहाँ पास, 99। तीन अंकों वाली संख्या कितना होगा, सबसे छोटी संख्या यहाँ पास हो जाएगा 100। सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 999। कहने का मतलब यह हो गया, छोटी संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, एक और जय अंकों की पूछ रहे हैं उसमें से एक कम करके लगा देना है 0, ओके। तो जैसे एक अंक वाला तो काम खत्म हो गया। दो अंक पूछेंगे तो एक एक लगाएंगे और दो में से एक हटाएंगे तो एक 0 बचा। तीन अंक वाली में एक लगाएंगे और तीन में से एक कम करेंगे 0, क्या 2 0। बाकी बड़ी संख्या में जय अंक का पूछेगा, वही को 9 लिख दीजिए, उतने अंक का बड़ी संख्या बन जाएगा आपके पास। तो ये हो गया आपके पास क्या क्या, कि संख्या अंक के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं। अब देखिए कुछ विशेष प्रकार की संख्या हैं, ओके। इसमें आपको पूर्णांक पढ़ना है, पूर्ण संख्या पढ़ना है, प्राकृत संख्या पढ़ना है, प्राकृत संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या पढ़ना है, अभाज्य संख्या पढ़ना है, फिर आपके पास भिन्न पढ़ना है। उसमें फिर आपको क्या पढ़ना है, परिमेय संख्या पढ़ना है, अपरिमेय संख्या पढ़ना है। उसी में और भी एक दो आते रहते हैं, हाँ, मगर इतना आपके पास बेसिक है। चलिए तो फिर बारी बारी से देखते हैं हम लोग। पूर्णांक, इसको इंटीजर कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं इसको हम लोग, इंटीजर, इंटीजर कहते हैं। अगर आप बचपन में संख्या रेखा पढ़े होंगे, नंबर लाइन, जिसमें एक लाइन होती थी अपने पास इस तरह से, ये बीच में लिखा था 0 और अपने पास दाएं तरफ 1 2 3 4 करते करते आगे बढ़ता था, 1 2 3 4। बाएं तरफ 0 से माइनस में वही वैल्यू, इधर था अपने पास माइनस अनंत तक, इधर था प्लस अनंत तक, ओके। तो इसका नाम था अपने पास संख्या रेखा, इसका नाम था संख्या रेखा। तो अब संख्या रेखा पर जो सब संख्या दिखता है हमको, उसी को पूर्णांक कहते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से आप, क्या क्या दिख रहा है। एक तो अपने पास 0 से बाएं तरफ सभी माइनस वाला संख्या दिख रहा है, इधर पूरा प्लस वाला संख्या दिख रहा है, और साथ में आपके पास 0 भी दिख रहा है। तो क्या क्या बोलने वाले हैं, प्लस वाले संख्या को हम बोलेंगे धनात्मक संख्या, इधर वाले को बोलेंगे हम लोग ऋणात्मक संख्या, और 0 को 0 बोलेंगे, शून्य। तो ये संख्या की संख्या रेखा पर धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और संख्या को, सॉरी 0 को मिलाकर एक साथ पूर्णांक कहते हैं। बस हो गया अपने पास कहानी खत्म। तो क्या क्या है देखिए, संख्या रेखा पर उपस्थित सभी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के साथ मिलकर बनी संख्या को पूर्णांक कहते हैं। मतलब इसको 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 मिला के पूर्णांक कहेंगे हम लोग। बहुत आसान है, वही बात यहाँ पे दिखा दिया गया है आपके पास, देख पा रहे होंगे आप, है कि नहीं। चलिए तो ये इधर वाला अपने पास क्या है, यहाँ से इधर वाला क्या है, निगेटिव नंबर है, यहाँ से क्या है इधर वाला पॉजिटिव नंबर है, और 0 का तो कोई अपने पास चिन्ह होता ही नहीं है। आगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है अपने पास, कि यहाँ से अगर हम 0 से यहाँ से बांध देंगे और यहाँ से जितना भी नंबर उधर होगा सबके सब पूर्ण संख्या होगा। मतलब 0 को शामिल करके दाएं तरफ, 0 को शामिल करके दाएं तरफ जितने संख्या है सबको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अब देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है, सो
जीरो भी छोड़ दीजिए इसमें, एक से लेकर के इधर जितना संख्या होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्राकृत संख्या। ये कहला गया अपने पास पूर्ण संख्या, ये कहला गया हमारे पास प्राकृत संख्या। जीरो से शुरू होने वाला पूर्ण संख्या, एक से शुरू होने वाला प्राकृत संख्या। अगला अपने पास आता है सम संख्या। सम संख्या को आप जीरो से भी बोल सकते हैं, दो से भी बोल सकते हैं। सम संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिसमें दो से भाग लग जाए या फिर जो दो से विभाजित हो जाए उसे कहते हैं हम लोग सम संख्या। तो जीरो से भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि इसमें दो से भाग लग जाएगा अपने पास, है कि नहीं। तो अब ही हमारे पास क्या हो गया, एक छोड़ छोड़ के देखिए, जीरो फिर दो फिर एक छोड़ देंगे, फिर चार फिर एक छोड़ देंगे, फिर 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस तरह से ये हो गया हमारे पास सम संख्या। परिभाषा क्या होगा, वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, हो गया सम संख्या। अब हम बात करेंगे विषम संख्या का। वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे कहते हैं विषम संख्या। मतलब कि शुरू होगा एक से, एक छोड़ छोड़ के बोलिएगा, तो एक, अगला क्या हो गया हमारे पास, एक के बाद 3, फिर कौन होगा हमारे पास 5, फिर कौन होगा हमारे पास 7, ये सब हो गया हमारे पास विषम संख्या। यहाँ तक बात समझ आई, हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाज्य और अभाज्य संख्या समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम हमारे पास होता है रूढ़ संख्या। हिंदी में दो नाम है, इंग्लिश में एक ही नाम है, प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अब ये क्या होता है, सबसे पहले आप हमको थोड़ा सा गुणनखंड बताइए। या अपने पास उसको बोल सकते हैं भाजक। भाजक मतलब कितने संख्या से भाग लग सकता है किसी एक नंबर में। जैसे हम बात करेंगे हमारे पास एक में कौन कौन संख्या से भाग लग सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक से भाग लगेगा। दो में हमारे पास कितने संख्या से भाग लगेगा, एक से भाग लगेगा और दो से भाग लगेगा। तीन में कितने संख्या से भाग लगेगा, एक से भी भाग लग सकता है पूरा पूरा, और तीन से भी लग सकता है। चार में कितने से लगेगा, एक से भी भाग लगेगा, दो से भी भाग लगेगा और चार से भी भाग लगेगा। पाँच में कितने संख्या से लग सकता है, एक में एक से और फिर पाँच से। छः में किससे लग सकता है अपने पास, एक, दो, तीन और छः। एक, दो और तीन और छः, तीन और छः। क्या हो गया मेरे पास, 6 से भाग लग जाएगा। इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। 7 में किससे लगेगा भाग हमारे पास, 1 से और 7 से। 8 में 9 से सब निकाल सकते हैं कितने कितने नंबर से भाग लग रहा है। अब देखिए भाज्य और अभाज्य का यहीं से परिभाषा निकल जाएगा। वैसी संख्या जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं से भाग लगे उसे कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। और वैसी संख्या जिसमें दो संख्याओं से ज़्यादा से भाग लगे उसको कहते हैं हम लोग भाज्य संख्या। तो इसमें तो दो है ये नहीं है ना, दो से अधिक है, इसको आप छांट दीजिए पहले। अगला चीज़ इसमें देखिए दो से भाग लग रहा है दो ही संख्या से, तो ये हो जाएगा हमारे पास अभाज्य संख्या। इसमें भी लग रहा है दो ही से भाग, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। ये नहीं होगा क्योंकि अपने पास 3 से भाग लग रहा है, तो दो से अधिक से भाग लग जा रहा है अपने पास, तो क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। इसमें दो ही से भाग लग रहे हैं तो ये भी हो गया अभाज्य संख्या। दो से भाग लग रहे हैं तो ये हो गया अभाज्य संख्या। बाकी अपने पास हो गया भाज्य संख्या। क्या हो गया, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का एक और नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग यौगिक संख्या। अभाज्य और भाज्य, उसी का दूसरा नाम क्या क्या है अपने पास, रूढ़ और यौगिक। क्लियर। तो ये आपका हो गया अपने पास भाज्य और अभाज्य संख्या। आगे बढ़ते हैं, इसी में देखिए अपने पास क्या है, सो यहाँ तक समझा चुका मैं आपको। पूर्ण संख्या समझा दिया, पूर्ण संख्या हो गया आपका, प्राकृत संख्या हो गया आपका, सम संख्या हो गया आपका। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास विषम संख्या भी हो गया है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं विषम संख्या भी हो गया आपका, अभाज्य संख्या या फिर रूट संख्या जो बताएं अभी आपको वो भी हो गया, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या वो भी हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग भिन्न पर।
परिमेय और अपरिमेय का अक्सर समझ सकते हैं तो भिन्न से ही समझ सकते हैं। देखिए भिन्न क्या होता है, भिन्न को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेरे पास फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। जिसको बोलते हैं ना बट्टा पर का जोड़ घटाव, उसका शुद्ध नाम है भिन्न पर का जोड़ घटाव। ओके, तो बट्टा जो लगता है अपने पास वो भिन्न होता है। क्या होता है समझिए, अगर कोई संख्या को हम लोग p बट्टे q के रूप में लिख रहे हैं ऐसे करके, मतलब कि ये इसको बट्टे पढ़ते हैं, इंग्लिश में बाई पढ़ते हैं, अपॉन पढ़ते हैं, जो भी पढ़ सकते हैं आप। इसको पढ़ेंगे p बट्टे q। क्या बोलेंगे? p बट्टे q। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? p, हिंदी में बताओ, p बट्टे q पढ़ते हैं इसको हम लोग। ऊपर वाला का नाम होता है पास अंश, न्यूमरेटर इंग्लिश में बोलते हैं। ये होता है हर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो अब सवाल उठता है कि सब परिभाषा कैसे लिखेंगे हम लोग, कि वैसी संख्या जो p बट्टे q के रूप में हो और p तथा q क्या हो अपने पास? पूर्ण संख्या हो। क्या अपने पास? पूर्ण संख्या हो, या फिर अपने पास पूर्णांक कह सकते हैं। पूर्ण ही संख्या क्यों बोलेंगे हम लोग? पूर्णांक कहेंगे। कोई भी संख्या आ सकता है ऊपर नीचे। क्या हो अपने पास? पूर्णांक हो। कंडीशन है बस एक ठो कि अपने पास निचल का 0 नहीं होना चाहिए, निचल का 0 नहीं होना चाहिए बस। तो कुछ भी बैठा दीजिए पूर्णांक में से यहाँ पे, बस निचल का 0 नहीं बैठाइए, जो भी बनेगा सब बन जाएगा पास क्या? भिन्न बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भिन्न बन जाएगा। पूर्ण संख्या समझाए थे आपको, सॉरी पूर्णांक समझाए थे। क्या था? संख्या रेखा पर का सभी लाइन जो दिखता है, तो अगर उसमें से कुछ भी उठा लीजिए, हम उठा लिए 5 उठा लिए, यहाँ उठा लिए -2, ये हो गया भिन्न आपका। हम उठा लिए 1, नीचे उठा लिए 2, ये हो गया अपने पास भिन्न। मगर ये भी ऊपर 0 रख सकते हैं आप, ऊपर 0 रख सकते हैं, नीचा नहीं रख सकते। ये 0 नहीं हो सकता है अपने पास, देख रहे हैं, ऊपर में हो सकता है, तो ये हो जाएगा। मगर ये वाला आपका भिन्न नहीं होगा। क्यों? निचलका वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सब आपके पास भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है। क्या बताइए सोच के अभी आप, क्या ये 6 भिन्न है कि नहीं है? बिल्कुल है। जिसके नीचे में कुछ नहीं छुपा हुआ है, बट्टे में 1 छुपा हुआ है, तो बट्टे में बन गया हमारे पास, इस तरह के फॉर्मेशन में आ गया। नीचे वाला 0 नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? भिन्न हो गया। तो भिन्न समझ में आ गया मामला आपको। अब भिन्न समझ में आ गया है तो भिन्न 3 प्रकार के होते हैं जो बचपन क्लास में पढ़े जाते हैं। हाँ, जूनियर क्लास में पढ़ते हैं हम लोग। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब सम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विषम भिन्न, और होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न हम लोग। अगर मान लीजिए कि ऊपर वाला मतलब अंश छोटा है नीचे वाले से, तो ये हो गया आपके पास सम भिन्न। इसका मान हमेशा 1 से छोटे आता है, 1 से छोटे आएगा अपने पास, 1 से छोटा ही आएगा इसका मान, जो भी आएगा सम संख्या का, सॉरी सम भिन्न का। इसको उल्टा कर दीजिए, ऊपर बड़ा कर दीजिए, नीचे में मेरे पास छोटा कर दीजिए, तो ये हो गया अपने पास विषम भिन्न। ये इसका वैल्यू हमेशा पास 1 से बड़ा ही होता है। और अपने पास जब सम भिन्न और साथ में पूर्णांक आ जाए या फिर अपने पास पूर्ण संख्या आ जाए, जैसे मान लीजिए कि पूर्ण संख्या ये हुआ, और हम क्या करेंगे इसमें हम लोग एगो सम भिन्न चिपका देंगे, तो ये जो होगा इसको बोलते हैं हम लोग मिश्रित भिन्न। ओके, आप ऐसा नहीं कि ये दिख रहा है इस तरह से, एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ दिख जाए तो वो हो गया मिश्रित भिन्न, बिल्कुल भी नहीं। आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसे कर दें तो ये मिश्रित भिन्न आपको लग रहा होगा, मगर नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा, मतलब कि ये हिस्सा आपके पास सम भिन्न का होना चाहिए, तब कहलाएगा मिश्रित भिन्न आपका। तो आप सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न को पहचानना सीख गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि हम लोग आएगा अपने पास परिमेय संख्या आने वाला है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो हम लोग भिन्न देख चुके हैं, पूरा भिन्न देख चुके हैं पूरा, इसका एग्जाम्पल भी देख चुके हैं पूरा। अब आती है बात परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या अपने पास बस भिन्न का एगो मॉडिफाइड रूप है भिन्न का। इसमें क्या लिखा था मेरे पास कि p बट्टे q अपने पास होना चाहिए क्या? और देखिए अगर हम जो पढ़ाएं अभी भिन्न में आपके पास जो हम p और q के बाद बोले हैं, वो उसमें आपको क्या होना चाहिए? p और q पूर्ण संख्या ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। अभी हमारे पास परिमेय में क्या होगा कि p और q होगा अपने पास, ये क्या होगा दोनों में से, ये अपने पास पूर्णांक हो सकता है। क्या होगा? पूर्णांक, कुछ भी हो सकता है, बस निचलका वाला अपने पास 0 नहीं हो, तो ये हो जाएगा अपने पास परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अगर हम भिन्न की बात करेंगे तो थोड़ा वहाँ पे मॉडिफाइड कर लीजिए। हम क्या कर सकते हैं अपने पास, ये पूर्णांक नहीं, इसको आप पूर्ण संख्या ही मानिए।
पी और क्यू क्या हमारे पास पूर्ण संख्या ही होना चाहिए, मतलब 0 से लेके आगे तक का कहानी। ओके, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारे पास प्राकृत संख्या होगा उसे भिन्न कहेंगे। प्राकृत संख्या हम इसलिए लिखे हैं ताकि आज 0 शामिल हो भी नहीं किया, तो इस दोनों में हमेशा क्या होगा अपने पास, क्या होगा अपने पास कि इसमें ऊपर में 0 आ सकता है, अपने पास ऊपर में 0 आ सकता है, बस अपने पास क्या हो पूर्ण संख्या हो, क्या हो अपने पास पूर्ण संख्या हो। और अपने पास कहा जा रहा है यहाँ पे क्या, यहाँ पे कह रहा है हमारे पास प्राकृत संख्या, यहाँ पे जो छोटा हुआ है हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये पी के बारे में कह रहा है, क्या हमारे पास पी क्या हो अपने पास प्राकृत संख्या हो, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है हमारे पास, क्या किसमें से पूर्ण संख्या में से। कहने का मतलब कि अपने पास ये p बट्टे क्यू जो है माइनस में नहीं आना चाहिए, सवाल ये है, और नीचा में 0 नहीं होना चाहिए, बस उसी को भिन्न कहते हैं हम लोग। अगर आपको ये निगेटिव में कहेंगे हम लोग भिन्न, ये 3/4 है, ये भिन्न है कि परिमेय संख्या है, इस पर बहुत सारा सवाल उठता है। तो ये अपने पास अगर हम माइनस लगा के बोलेंगे तो ये अपने पास परिमेय संख्या है, हम माइनस छोड़ के बोलेंगे तब होगा ये भिन्न। माइनस लगा क्या हो गया परिमेय संख्या, और माइनस छोड़ क्या हो गया तब होगा हमारा भिन्न। इस बात में कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। ओके, तो परिमेय संख्या में देखना है हमको, परिमेय संख्या अपने पास कि p बट्टे क्यू के रूप में होता है, और p और q पूरा क्या होना चाहिए पूर्णांक, जैसे कुछ भी हो जाए प्लस माइनस 0 कुछ भी, मगर शर्त यह है कि नीचा वाला अपने पास 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना ही कंडीशन है, उसी जैसा है अपने पास। तो ये हो गया आपके पास परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या का प्रकार पढ़ना है हमको, क्या करना है परिमेय संख्या का प्रकार पढ़ना है। अपरिमेय संख्या अपने पास देखिए यहाँ पे प्रकार नहीं दिया गया है, हम लोग परिमेय संख्या का प्रकार पहले पढ़ते हैं फिर बढ़ेंगे अपने पास अपरिमेय संख्या में। चलिए तो पहले हम लोग क्या करते हैं इसका प्रकार पढ़ते हैं परिमेय संख्या का। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। अगर इसको बांटा जाए तो ये पहले 2 हिस्सा में बंट जाता है। एक को बोलते हैं शांत परिमेय संख्या, शांत परिमेय संख्या, एक को बोलते हैं अशांत परिमेय संख्या। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ये फिर हमारे पास 2 हिस्सा में बढ़ जाता है। एक होता है हमारे पास आवर्ती अशांत परिमेय संख्या, दूसरा होता है अनावर्ती अशांत परिमेय संख्या। अब देखिए पहले बात समझेंगे शांत परिमेय संख्या क्या है। पहले होता है ये परिमेय संख्या अपने पास जो बताए हैं, कोई एग्जाम्पल उठाते हैं हम लोग, 5 बट्टे यहाँ पे दिए 4। किसी भी परिमेय संख्या का अगर हम दशमलव निरूपण करें, इसका मतलब क्या हुआ, सीधा इसको भाग लगाएं, दशमलव में लाएं, 4 से भाग लगाएंगे 5 में, जो ऊपर वाला है वो रहता है घर के अंदर में, जो नीचा वाला है बाहर, भाग लगाना है। भाग लगाने पे अगर ये दशमलव लगाने पे पूरा पूरा कट जाए मतलब कि शांत हो गया, तो इसको बोलेंगे शांत परिमेय संख्या। पहले 4 एकम 4 लगा, घटाएं 1 उतरा, दशमलव लगाएंगे, दशमलव फ्री में एक बार में एगो 0 देगा अपने को, 4 दूनी 8, घटा दिए, दूसरा दशमलव एक ही बार लगता है अपने पास, अब फ्री में एक बार में एगो 0 देते रहेगा अपने पास। अगर ज़्यादा लेना हो तो एगो 0 यहाँ ठोकना पड़ेगा, तब हम एक्स्ट्रा 0 ले सकते हैं। फिलहाल तो हमारे पास 1 0 से ही काम चल जाएगा। 4 पंचे में 20, पूरा खत्म। मतलब कि हमारे पास अब आगे नहीं हो, पूरा पूरा कट गया, मतलब ये पूरा पूरा कट गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया शांत परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं शांत परिमेय संख्या, जिसका दशमलव निरूपण क्या हो शांत हो, उसे बोलते हैं हम लोग शांत परिमेय संख्या। और वही बात अगर अपने पास नहीं कटता, हो ही रहा है, खत्म में नहीं हो रहा है अपने पास, हाँ लगाते जा रहे हैं, दुनिया का सारा पेपर खत्म हो जाएगा मगर भाग लगना बंद नहीं होगा, उसे कहेंगे हम लोग अशांत परिमेय संख्या। अशांत है, शांत हो ही नहीं रहा है, उसको कहते हैं। अपना एग्जाम्पल लीजिए, 1/3 है, भाग लगाइए आप, एक रखेंगे अंदर में 10/3 लीजिए, क्या हो गया, तो यहाँ पास 3 से भागा लगा दिए, 3 तिया 9, एक आया दशमलव लगा दीजिए, 0 दिया, फिर 3 तिया
9। फिर एक आ गया, चलता रहेगा आपका, दुनिया का सारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा मगर ये चलता रहेगा। कितना सारा है, 3.33333 डॉट डॉट डॉट, मतलब बहुत दूर तक। इस तरह से आपके पास बहुत सारे ऐसा, आपके पास दशमलव निकालेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा अपने पास। तो ये अपने पास क्या हो गया कि ये अशांत हुआ। अब अशांत में दो तरह का होगा, आवर्ती और अनावर्ती। अगर हमारे पास खत्म नहीं हो रहा है भाग लगना और उसमें भी कोई खास संख्या बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है मतलब आवर्ती। अब अलग अलग संख्या आ रहा है तो उसको बोलेंगे अनावर्ती। जैसे एग्जाम्पल देखिए खटक से, अब जैसे वो क्वेश्चन आया था ना, 3.33333 क्या हो गया, एक खास संख्या हमारे पास रिपीट हो रहा है, मतलब ये 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया हमारे पास आवर्ती, अशांत, परिमेय संख्या। अब अनावर्ती है, मान लीजिए हमारे पास ये आ गया 1.01, 001, 00001 डॉट डॉट डॉट। अब ये मत कहिएगा कि हाँ ये एक एक रिपीट हो रहा है, मगर यहाँ पे 1 0 के बाद एक है, यहाँ पे 2 0 के बाद एक है, यहाँ पे 3 0 के बाद एक है, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है और कोई खास संख्या रिपीट नहीं हो रहा है अपने पास। तो ये हमारे पास हो गया अनावर्ती, अशांत, परिमेय संख्या। तो शांत परिमेय संख्या क्या होता है, अशांत क्या होता है, अशांत में दोनों क्या होता है, आवर्ती अनावर्ती क्या होता है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब हमारे पास देखिए कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। अब देखिए परिमेय संख्या का एक हिस्सा को ही बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अगर आप यहाँ से घूमते चलिएगा, इसको इसको और इसको बोलिएगा, हो जाएगा अपरिमेय संख्या का परिभाषा। जैसे अनावर्ती अशांत परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अनावर्ती अशांत परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं, मतलब ये हमारे पास अपरिमेय संख्या ही हुआ। इसका एग्जाम्पल हमारे पास और भी होता है, रूट अंडर में 2, रूट अंडर में 3, मतलब सीधा सीधा कहिए ना, रूट अंडर में अभाज्य संख्या। क्या हो गया हमारे पास, रूट अंडर में अभाज्य संख्या अपने पास। ये क्या हो गया हमारे पास, अपरिमेय संख्या हो गया। फिर बोलेंगे हम लोग अनावर्ती अशांत परिमेय संख्या। तो ये अपने पास, इसमें हम जोड़ घटा के कभी कुछ लिखेंगे हम लोग, 2 प्लस में 2 रूट 2, 3 माइनस में रूट 5, ये सभी क्या हो गया हमारे पास, अपरिमेय संख्या हो गया। तो ये था आपके पास परिमेय संख्या का प्रकार, उसी में आ गया हमारे पास अपरिमेय संख्या। अब सवाल उठता है अपरिमेय संख्या को पहचानना, ठीक, उसमें भी शांत और अशांत को पहचानना क्वेश्चन आता है। तो शांत और अशांत को अभी तो फिलहाल भाग लगा के मालूम किया ना कि कौन पूरा पूरा कट रहा है, कौन पूरा पूरा नहीं कट रहा है। बिना भाग लगाए अगर हमको पता करना हो कि कौन शांत है कौन अशांत है, तो उसका कहानी सुनिए। किसी का भी पता करना हो अपने पास, तो मान लीजिए कि 5 बट्टे में हमारे पास 100 है, हमको पता करना है। सबसे पहले हम काटेंगे, कटने वाला होगा काट देंगे, 5 का 5, 20 पंचे 100, कितना आ गया 1 बट्टे 20। तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। क्या आगे बढ़ना है हमको, हर को उठा के ले आना है, हर मतलब नीचा वाला को उठा के ले आना है और उसको तोड़ना है, ठीक, जैसे बचपन में तोड़ते थे आप, 20 को तोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड करना है इसका, मतलब 2 से पहले लगाएंगे, 2 दाही के 20, फिर 2 से लगाएंगे, 2 पंचे में 10, फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम में 5। ये सब क्या सब अपने पास आया है वो पहले लिखेंगे हम लोग, 2 गुना 2 गुना में 5। इसको आप आगे बढ़ा के ये भी कर सकते हैं कि 2 के पावर 2 और 5 के पावर में 1। तो अपने पास अगर हर को तोड़ने पर सिर्फ अकेले 2 आए या फिर 5 आए या फिर 2 और 5 आए, चाहे कितने भी संख्या हो जाए, 4 को 2, 5 को 2, 2 को 5, 4 को 5, हाँ, या अकेले 2 अकेले 5 सब आए। अगर 3 कंडीशन आ रहा है तो ये फिर या फिर ये या फिर दोनों मिला करके, तो समझ जाएंगे हम लोग कि अपने पास क्या है, शांत है। अगर इसके अलावा कुछ और संख्या एंट्री मार दिया तो समझ लीजिएगा वो अशांत है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अगर हम बोल रहे हैं कि 7 बट्टे में हमारे पास यहाँ पे 15 है, तो पहले चेक करिए कटेगा उठेगा तो नहीं कटने वाला है। तो डायरेक्ट 15 को उठाएंगे, 15 को इस तरह से तोड़ेंगे तो क्या क्या आ गया हमारे पास, 3 और 5 आ गया। अब देखिए हमारे पास इस 5 के अलावा हमारे पास 3 भी आ गया है, इसलिए हमारे पास क्या होगा, ये अपने पास अशांत परिमेय संख्या होगा। तो शांत और अशांत पकड़ने का तरीका समझ में आ गया आपको। अपरिमेय संख्या अपने पास समझ में आ गया है कि रूट के अंदर जो भी अभाज्य संख्या रहेंगे, क्या रहेंगे, अभाज्य संख्या। कौन कौन, 2, 3, 5, 7,
9 नहीं होगा। हाँ, अपने पास क्या हो गया 11, 13, 17, 19, 23, ये सब अपने पास क्या हो गया अभाज्य संख्या। जो रूट के अंदर डाल दिया उसको हम लोग क्या हो गया हमारे पास अशांत परिमेय संख्या, या फिर हो गया हमारे पास क्या वो बोल सकते हैं अपने पास अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, शांत और अशांत, पूरा खेल समझ में आ गया। अगर आपको बट्टे में रहे, रूट में रहे, कुछ भी दिया रहे, किसी भी तरह दिया, दशमलव में दिया रहे, आप पकड़ लीजिएगा कि हाँ शांत है कि अशांत है, परिमेय है कि अपरिमेय है। सो तो ये बात आपको समझ में आ गई। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पढ़ना है हमको। तो यहाँ पे अपने पास देखिए एक पाई है जिसको हम पाई कहते हैं, पढ़ते आ रहे हैं ना कि पाई का मान कितना होता है हमारे पास 22/7, कितना होता है 22/, ये अपने पास लगभग मान है। पाई का जो असली मान है वो आपका दशमलव में है, दशमलव में ये है आपके पास 3.14285, आगे बहुत सारा है जो रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब बार बार आ भी नहीं रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है। और जो बार बार नहीं आता है उसको अनावर्ती कहते हैं, और खत्म नहीं होता है उसको हम लोग अशांत कहते हैं, और अनावर्ती अशांत परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो पाई क्या हो गया हमारे पास अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव हर साल आता है, पाई कौन सी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो रिपीट भी नहीं हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है। ठीक, उस तरह से आप यहाँ एग्जाम्पल और देख रहे हैं, इसमें भी अपने पास क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। अब देखिए जो संख्या आपको पढ़ाएं अभी हम विशेष प्रकार की संख्या, पूर्णांक में देख पा रहे हैं आप कि हाँ ये एग्जाम्पल दिखाए थे आपको, पूर्ण संख्या में दिखा दिया आपको कि हाँ 0 से लेके इधर पूरा, प्राकृत संख्या में 1 से लेके उधर पूरा जो लिखा हुआ है, सम संख्या में हम लोग शुरू करेंगे 0 से शुरू कर सकते हैं या 2 से शुरू कर सकते हैं, 1 छोड़ के 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, फिर विषम संख्या में शुरू करेंगे 1 से, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11। अभाज्य में शुरू होता है अपने पास कहाँ से 2 से, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा अपने पास, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, इस तरह से यहाँ लिखा हुआ है। भाज्य संख्या अपने पास जिसमें जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो अपने पास, मतलब वैसी संख्या जिसमें 2 अंकों से अधिक या 2 संख्या से अधिक से भाग लग जाए। भिन्न पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, परिमेय संख्या पढ़ा चुका हूँ और परिमेय पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए इन सभी संख्या को अगर एक बक्से में रख दें हम लोग, इस सभी संख्या को एक बक्से में रख दें, तब जो होगा उसको हम क्या कहेंगे वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे हम लोग वास्तविक संख्या, जो हमारे चैप्टर का नाम था। इन सभी संख्या को, या फिर आप एक साथ बोल सकते हैं, देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को भी एक बक्से में रख देंगे तो क्या कहेंगे हम लोग वास्तविक संख्या। अपरिमेय संख्या अलग है, अब परिमेय संख्या में ही ये सभी संख्या है, ये सारा का सारा परिमेय संख्या, ये अपने पास अकेले अपरिमेय संख्या। परिमेय और परिमेय मिलाकर क्या बोलेंगे हम लोग वास्तविक संख्या। या फिर सभी संख्या को एक बक्से में रख दीजिए, क्या कहलाएगा हमारे पास वास्तविक संख्या। सीधा सीधा बोलना हो 10वीं क्लास तक जितने संख्या को पढ़ते हैं तो क्या कहेंगे हम लोग वास्तविक संख्या। यहाँ पे लिखा भी हो अपने पास परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्या कहते हैं। बहुत बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है नहीं है सो। एक लाइन यहाँ भी वो भी लिखा चुका हूँ मैं आपको, हाँ, कि 10वीं वर्ग तक जितनी संख्या को पढ़ा जाता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। 11वीं में जाने के बाद एक और संख्या आता है इमेजनरी नंबर, हाँ, काल्पनिक संख्या, जो आगे चल के पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं उसको। यहाँ पे देखिए प्रकार जो बताएं आपको दिया हुआ है, इसका शांत परिमेय संख्या, अशांत परिमेय संख्या, अशांत का आवर्ती, अनावर्ती, ये सारी बात आपको यहाँ नोट में लिखाया जा चुका है। सबका परिभाषा सुनाया जा चुका है, सबके बारे में बताया जा चुका है अपने पास क्या है नहीं है सो। और जो बार बार अपने पास कोई संख्या आता है तो उतना बड़ा तो हम लिख नहीं पाएंगे। शॉर्टकट लिखना हो तो जो संख्या आपके पास रिपीट हो रहा होगा स्टार्टिंग में ही उसको अकेले पकड़ के माथे पे रेकरिंग लगाते हैं, रेकरिंग इसको बार भी कहते हैं हम लोग, देख रहे हैं ये 3 रिपीट हो रहा था, 3 को पकड़े उसके माथे पे ये लगा दिए बार, तो अपने पास ये 0.33333 डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो रिपीट होना शुरू हुआ 3 ना, तो 3 को पकड़े लगा दिए, इसको ऐसे हो गया। इसका मतलब यह होगा कि सबको समेट करके यहाँ पे ठोक दिए ऐसे करके। इसको खोलना चाहेंगे तो 3 को खोल देंगे हम लोग। तो ये अपने पास लिखने का तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सारा बात हो गया है जितना पढ़ाया हूँ मैं। ये सारा आपका क्या है अपने पास ये जो है आपके पास अपरिमेय संख्या का पूरा उदाहरण है।
चाहे ये रिपीट वाला बात दशमलव में दिया रहा है, चाहे रूट के अंदर में अभाज्य संख्या रहा है, चाहे वही वाला के साथ कोई पूर्ण संख्या जोड़ में, घटा में, गुणा में, भाग में हो, कुछ भी हो अपने पास। पाई तो बोलिए दिए हैं, याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा आपके पास। यहाँ पे लिखा भी हुआ अपने पास कि पाई अपने पास अपरिमेय संख्या है, मगर 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। याद रहे 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है, मगर पाई अपरिमेय संख्या है। अब ये बताए थे आपको कि हाँ कि बिना भाग दिए हुए अशांत या शांत कैसे पता लगाएंगे। तोड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 अकेले आए या 5 अकेले आए, चाहे 2 या 5 मिला करके आए तो शांत होगा, इसके अलावा कुछ आ जाए तो क्या हो गया? अशांत हो गया अपने पास। ऐसा वही सारा कहानी दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपके पास। हाँ, पूरा कहानी यहाँ तक समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, आप देखिए दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये तो पता होगा बचपन से आपको। हाँ, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं ये पता होगा आपके पास। अगर हमारे पास 1 दशमलव में अपने पास 1.5 है, तो बड़ा आसानी से सीखते हैं ना हम लोग कि बट्टे लगा देंगे, दशमलव को उड़ा के नीचे में 1 बना देते हैं, दशमलव के बाद जय गो अंक है वही को 0 लगा देते हैं। तो कितना हो गया? 15/10 काट देंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, कितना आंसर आ गया? 3/2 आ गया। दशमलव से भिन्न बन गया हमारे पास, और वही यहीं भाग लगा देंगे हम लोग तो फिर हमारे पास दशमलव बन जाएगा। तो ये कहानी हमको पता है, ठीक। मगर अब हमारे पास एक ठो दशमलव वाला नया रूप आया है कि अगर आपके पास 1.5 के ऊपर रेखिंग लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1.5 रिपीट हो रहा है अपने पास, ठीक है नहीं? तो इसको हम बट्टे में कैसे बदलेंगे? तो इसको जो अप्लाई यहाँ पे किए हैं, दशमलव उड़ा के 1 कर दिए, 0 लगा दिए, वो वाला कहानी अप्लाई नहीं होगा। तो क्या होगा? इस पर क्वेश्चन आती है, तो हम क्या करेंगे? इस पर अभी हम काम करेंगे, कैसे बनाते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है। सो देखिए क्या होता है। सो हम आपको क्या करते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है अपने पास कि अपने पास आता है 1.3 1.3 के ऊपर रेखिंग, या फिर आपको आएगा 0.3 के ऊपर रेखिंग। इस तरह से क्वेश्चन आएगी आपको। या अपने पास मान लीजिए कि 1.27 है, इसके दोनों के ऊपर रेखिंग, या फिर मान लीजिए हमारे पास 1.27 है, 1 के ऊपर रेखिंग। तो इतने सारे क्वेश्चन अपने पास मान लेते हैं। अब बारी बारी से इसको हमको P/Q के फॉर्म में बदलना है, बट्टे में लाना है मतलब। तो शुरुआत करते हैं इस वाले क्वेश्चन से। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ से हल, पहले इसको मान लेना होता है कि मानना x बराबर में, इसको मान लिया हम लोग कितना 1.3 के पापर रेखिंग। इसका अपना रूप में पहले ले जाइए आप। क्या हो गया हमारे पास 1.3 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट ही लगाइएगा बेटर रहेगा, डॉट डॉट डॉट। इसको बोल जाएगा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब देखिए इसका अगला हिस्सा क्या है, रेकरिंग कितने अंक पर है, जो छत्ता लगा हुआ है कितने अंक पर है? 1 अंक पर है। 1 अंक पे रहेगा तो 10 से गुना करेंगे, 2 अंक पे रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, 3 अंक पे रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। मतलब जितने अंक पे है उतने 0 वाला से गुना करेंगे। तो अब 1 अंक पे है तो क्या करेंगे हम, इसमें 10 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 10 से गुना कर देंगे। और किसी समीकरण में गुना जो होता है तो बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ गुना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10x। अब यहाँ भी गुना होगा। दशमलव वाला को किसी 0 वाला से गुना करते हैं तो अपने पास क्या होता है, जितने 0 होते हैं दशमलव उतने कदम दाएं तरफ आगे बढ़ जाता है। तो 1 से गुना करेंगे, पूरा सेम टू सेम रह जाएगा अपने पास 1 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। और 0 कितना है? 1 0 है। दशमलव पहले यहाँ था, अब कूद कहाँ चला जाएगा? एक स्टेप दाएं तरफ भाग जाएगा। कहाँ भाग गया? अब यहाँ भाग गया अपने पास दशमलव। पहले यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ चला आया। बताइए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे 3 है ना, तो हम क्या करते हैं, 1 3 और लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास दशमलव के यहाँ 3 अंक है, सॉरी 4 अंक है, और यहाँ दशमलव 3 ही अंक है। तो 1 और 3 हम बुला लेते हैं। आ जाओ भाई तुम भी, 4 गो अंक हो गया। दशमलव के बाद सेम अंक कर सकते हैं हम लोग। हाँ, या तो 0 लगा करके, अगर ये रेकरिंग वाला नहीं है तब, और नहीं तो रेकरिंग वाला है, जिस पर रेकरिंग है उसको लगा करके। अब ये इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा 1.333, यहाँ पे होगा 13.333। इधर x था, इधर 10x है। हम समीकरण 2 अब माइनस समीकरण 1 करेंगे, मतलब नीचा वाला में से ऊपर वाला घटाएंगे। तो 10x में से 1 x गया, कितना बचा हमारे पास 9x। दशमलव के इधर देखिए अपने पास 4 अंक,
4 अंक, चारों तीन घट के 0 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 13 में से 1 गया 12.0000, मतलब क्या हो गया, 0 गायब कर सकते हैं हम लोग। सिर्फ कितना बचेगा हमारे पास, 12 बचा। तो अपने पास x बराबर कितना हो गया, 12/9, 4 तिया 12, 3 तिया 9, आंसर कितना आ गया हमारे पास, 4/3। आपका ये आंसर हो गया। आपको आंसर खुद भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। वापस भाग लगा दीजिए आप, 4 में भाग लगाइए 3 से, 3 एकम 3, कितना आया, 1 आया, दशमलव लगा दीजिए 10, 3 तिया 9, फिर आ गया 1 दशमलव है तो 1 0 फ्री में मिलेगा, 3 तिया 9, चलता रहेगा ना। तो कितना आ गया, 1.3333333 आना गया, वही जो था अपने पास, ये आपका आंसर सही है। उसी तरह से अभी जितना भी है ना, सबका आप ट्राई मार सकते हैं खुद से। ये अपने पास कितना है, इसमें 0 है, रेकरिंग कितना पे, ए पे है 10 से गुना होगा, 2 पर रेकरिंग है तो 100 से गुना होगा, इस पर 1 ही पर रेकरिंग है तो अपने पास 10 से ही गुना होगा। बस सतर्क होकर दशमलव वाला खेल पता होना चाहिए, दशमलव वाला जोड़ घटा गुना आना चाहिए आपको, उसके हिसाब से आपको इसमें आराम से सॉल्व हो जाएगी। इस पर ट्राई मारिएगा, नहीं बने पूछिए कमेंट में, आप जरूर बता जाएगा। बढ़ते हैं आगे तरफ। अगला टाइप हमारे पास आता है एलसीएम एचसीएफ। क्या आता है हमारे पास, एलसीएम एचसीएफ आता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है पास लिस्ट या फिर लोएस्ट L4, हाँ, कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब होता है पास पहाड़ा। क्या होता है, पहाड़ा। 2 का मल्टीपल बोलेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ देंगे, हाँ। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग लघुत्तम। लघुत्तम, लघु अपने पास समापवर्तक भी होता है। लघुत्तम मतलब हो गया है पास लोएस्ट। अपने पास कॉमन मतलब हो गया सम, मतलब कॉमन क्या हुआ, और एम मतलब होता है अपवर्त्य। देखिए बहुत लोगों को एलसीएम का ना हिंदी पूरा नाम पता नहीं होता है। एलसीएम अच्छे अच्छे टीचर को भी पता नहीं होता है। पहले इंग्लिश नाम हो गया है पास लोएस्ट बोलिए या फिर आप लिस्ट बोलिए, सी से आप कॉमन बोलिए, और एम से बोलिए आप मल्टीपल। ठीक, ये हो गया है पास L4, ये हो गया C4, ये हो गया M4। इसको आप हिंदी में बोलना चाहिएगा तो ये हो गया लघुत्तम। लघु मतलब होता है कम, उत्तम मतलब सबसे कम, वही हो गया। लो मतलब कम, लोएस्ट मतलब सबसे कम, लघुत्तम हो गया। कॉमन मतलब होता है पास सम, जो समान हो अपने पास। अब मल्टीपल मतलब होता है अपवर्त्य। जब इसको मिलाते हैं हम लोग तो लघुत्तम सम जोड़ अपवर्तीय हो जाता है समापवर्तीय। तो पूरा नाम होता है पास लघुत्तम समापवर्तीय। लघुत्तम समापवर्तीय, समापवर्तीय, इसमें यो लग जाता है। बहुत टीचर को पता नहीं है अपने पास, बच्चे को गलत पढ़ाया जाता है हर जगह अपने पास। मैक्सिमम, मैं कहता हूँ सभी को नहीं, बहुत कम को पता होता है। लघुत्तम समापवर्तक क लगाते हैं यहाँ पे, जबकि क अपने पास उसमें लगता है एचसीएफ वाला में, फैक्टर होता है अपवर्तक। अपवर्तीय क्या होता है पास, पहाड़ा, जो पहाड़ा पढ़ते हैं हम लोग। तो अपने पास ये हो गया एलसीएम का फुल फॉर्म। एचसीएफ का फुल फॉर्म बात करेंगे हम लोग तो H फॉर हाईएस्ट। हाई मतलब ज़्यादा, हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा। बाकी C से कॉमन हो गया, और F से हो गया फैक्टर। इसका हो गया हाई मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा, और हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा। तो इसको बोलते हैं हम लोग महत्तम। महत्तम, महा मतलब ज़्यादा, उत्तम मतलब सबसे ज़्यादा। कॉमन मतलब बताइए किए हैं सम। इसका मतलब होता है अपवर्तक। दोनों का मतलब जानना जरूरी है। अपवर्तक, अपवर्तक और अपवर्त्य में अंतर है। अपवर्त्य पहाड़ा है किसी का, अपवर्तक गुणनखंड है किसी का। अपवर्त्य मतलब हो गया उसी का पहाड़ा पढ़ रहे हैं हम लोग। अपवर्तक मतलब होता है कि उसमें कौन कौन की संख्या से भाग लगेगा हमारे पास। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको समझाएं एक एग्जांपल से, हम बोलेंगे कि 4 का निकालिए आप अपवर्त्य।
अपवर्त्य, तो मतलब कि पहाड़ा पढ़ने के लिए बोल रहे हैं हम आपको। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 या 12, 4 चौका 16, जो भी हम कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपके पास अपवर्त्य। हम बोलेंगे 4 का अपवर्तक निकालना है। ठीक, अपवर्तक निकालना है तो कैसे करेंगे हम लोग? अब देखना है कि 4 में हम किस किस से भाग लगा सकते हैं पूरा पूरा। 1 से लगा सकते हैं, 2 से लगा सकते हैं और 4 से लगा सकते हैं। तो हमारे पास जिस चीज़ से भाग लगेगा उसको बोलेंगे अपवर्तक, और इसको पहाड़ा जो पढ़ेंगे उसको बोलेंगे अपवर्त्य। तो अपवर्त्य हमारे पास अनगिनत हो सकते हैं, मगर अपवर्तक आपका फिक्स होता है। इस हिसाब से आप याद रखिएगा। इसलिए इसमें अनगिनत होते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटका मान लेते हैं, इसलिए लोएस्ट नाम होता है। ओके, अपवर्त्य वाला में, एलसीएम में। इसमें हमारे पास फिक्स है, सबसे लास्ट वाला लेते हैं, सबसे बड़का लेते हैं हम लोग, इसलिए इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है, बस ऊपर ऊपर का ज्ञान होता है। ओके, तो अगर आप जान चुके हैं तो आप अच्छी बात है। चलिए, तो हम लोग अभी यहाँ पे 10वीं क्लास में हमें क्या पढ़ना है? सो एलसीएम निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, बचपन में सिखाया जाता है। बचपन में सिखाया जाता है हमारे पास कि एलसीएम निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। फिलहाल तो मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं। सो देखिए, अगर हम एलसीएम की बात करें तो इसका जो निकालने का तरीका है, पहला तो नाम से ही है। ओके, कि हम लोग बोलेंगे अपवर्त्य मिट, मतलब कि ये एम से होता है ना, ये पास मल्टीपल मतलब अपवर्त्य, तो अपवर्त्य मेथड। हाँ, अपवर्त्य विधि। दूसरा होता है अपने पास अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। और तीसरा होता है अपने पास, तीसरा हो जाएगा आपके पास भाग विधि, जो हम लोग पढ़ते हैं बचपन वाला, इसको बोलते हैं बच्चा वाला विधि। अब देखिए, आपको हमको 10वीं में सिर्फ ये पढ़ना है, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि। ओके, तो देखिए अपने पास कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। सबसे पहले अभाज्य संख्या पढ़ाएं आपको हम, 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से ना। तो उसमें से हम उसी से भाग लगा के जो गुणनखंड बनाएंगे उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? अभाज्य गुणनखंड। जैसे मान लीजिए आपके पास कि 2 संख्या है, 20 है, तो आपके पास मान लीजिए आपके पास 30 है। इस दोनों का निकालना है एलसीएम। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, बारी बारी से दोनों का निकालेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड। मतलब कि जो कोने में जाके यहाँ पे 20 में भाग लगाइए। किसे लगाना है भाग? अभाज्य संख्या से। क्या क्या होता है वो? 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो शुरुआत करेंगे 2 से, जब 2 से लगा तो 3 से ट्राई मारेंगे, 3 से लगा तो फिर 5 से ट्राई मारेंगे, ऐसे करके पूरा तोड़ना है। 10 हो गया, 2 से लगाएं, 5 हो गया, फिर 5 से लगाए 1 हो गया। जो आया पहले उसको लिख देंगे हम लोग। अगला संख्या है 30। 30 को भी तोड़िएगा ऐसे, तो आपका हो जाएगा 2, फिर जाएगा मेरे पास 3, फिर जाएगा मेरे पास 5। अब इसका एलसीएम निकालना हो हमको, इसका हमको एलसीएम निकालना हो, इसका निकालना था ना, उसको ब्रैकेट में रख दिया कीजिएगा ऐसे करके। मतलब इस 20 और 30 का एलसीएम क्या हुआ। सो अब देखिए, सबसे पहले ना इसमें बताइए कि कौन कौन सी संख्या आपके पास शामिल है। 2 है, 3 है और 5 है ना, तो पहले यहाँ कॉमा लगा के कोने में कहीं पे दिमाग में सेट कर लीजिए। 2 है, 5 है और 3 है। अब 2 अपने पास पहला वाला में कि दूसरा वाला में सबसे अधिक है। सबसे अधिक 2 किस में है? इसमें 1 2 है, इसमें अपने पास 2 2 है। तो जो अधिकतम वाला है उठा लो, तो 2 अधिकतम वाला है, 2 ठो उठा लिए, 2 का कहानी खत्म हो गया। तीसरा 3 क्या है? 3 किस में है अधिकतम? इसमें तो है ही नहीं, इसमें 1 है, तो उठा लेंगे हम लोग, 3 का भी कहानी खत्म हो गया। 5 अधिकतम किस में है? दोनों में सेम है, किसी एक का उठा लेंगे। तो जितने संख्या है सबका अधिकतम जो वैल्यू जिसमें है उस सबको उठा उठा कर ले आएंगे, सबको गुना कर देंगे, वही हो गया हमारा एलसीएम। कितना कितना हो गया? 5 या 15 दूना 30 दूना 60, 60 हो गया आपका एलसीएम। तो कैसे कैसे निकाले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से? बात समझ में आई आपको? ठीक। उसी तरह से हमारे पास क्या होता है कि एचसीएफ का भी निकालते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से। अगर हम इसी को निकालना हो हमको एचसीएफ, इसी का निकालना हो हमको एचसीएफ, तो देखिए एचसीएफ और भी आसान है। एचसीएफ हमारे पास और भी आसान है।
20 और 30 का अगर निकालना हो HCF तो इसको देख करके पहले यही काम करेंगे पूरा हम लोग, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अब जो सब मिल रहा होगा उसको उठा लेना है हमको। बताइए क्या सब मिल रहा है। एगो 2 मिल रहा है, एगो 2 उठा लिए, और एगो 5 मिल रहा है, एगो 5 उठा लिए। मिलने के लिए कोना का नहीं मिल सकता, बस ऊपर वाला नीचे वाला से मिल जाना चाहिए। तो एगो 2 मिला, एगो 5 मिला, हमारे पास जो अब नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, जो बचा अपने पास गुना कर देंगे हम लोग। क्या आया, 2 और 5 आया, गुना कर दिया हम लोग, कितना हो गया 10। तो 10 हो गया आपके पास HCF। तो एक ही तीर से दोनों निशान लगा सकते हैं आप। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग LCM और HCF निकालना सीख गए हैं हम लोग। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 गो रहे चाहे 3 गो रहे, सब में ऐसे ही मिला के सामने रखेंगे, ऐसे ऐसे से मिला के जिस तरह से। LCM वाला में संख्या लिख लेंगे, जो अधिकतम उठा के ले आएंगे, और HCF में जो मिलेगा सभी में उसको उठा के ले आएंगे, गुना करके आंसर हो गया आपका। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग LCM और HCF निकालना सीख गए। अगला टर्म है अपने पास कि HCF को अपने पास जैसे 3 विधि होगा ना, तो वहाँ पे अपने पास क्या होगा, अपवर्तक विधि होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा और भाग विधि होगा। HCF को एक और विधि से निकाल सकते हैं 10वीं क्लास में, उसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन विधि। यूक्लिड विभाजन विधि वो क्या होता है समझिए। जैसे इसी 20 और 30 को हमको निकालना रहता HCF, यूक्लिड से हम LCM नहीं निकाल सकते हैं, HCF ही निकाल सकते हैं हम लोग। तो पहले तो ये बताइए हमारे पास कि एक भाग लगाते हैं नॉर्मली हम लोग, तो हम पिछला वीडियो में भी पढ़ाए हुए हैं भाग वाला कहानी क्या होता है। सो 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिया 6 हो गया। इसका नाम हमारे पास होता है भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। इंग्लिश में अपने पास इसको बोलते हैं डिविजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको कोसेंट और इसको रिमाइंडर। तो कोसेंट बोलते हैं इसलिए इसको Q से देखेंगे, इसको बोलते हैं रिमाइंडर इसलिए R से लिखेंगे। इसका दोनों का नाम DD से होता है, इसलिए क्या करते हैं इसको नाम चेंज कर देते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग A से, इसको बोलते हैं हम लोग B से। अब देखिए भाग को चेक करना हो कि सही है गलती है, तो कैसे करते हैं, पहले विचलका वाला को लिखते हैं और यहाँ वाला को गुना कर देते हैं, यहाँ वाला को गुना करते हैं, तो 2 गुना में 3, और विचलका वाला को जोड़ देते हैं, 2 तिया 6 प्लस 1 7 नहीं हो गया मेरे पास, दो तरफ बराबर हो गया, मतलब आपका भाग सही है। अब फिलहाल तो बताइए कि 7 को किससे दिखाएंगे हम लोग, 7 को दिखाएंगे A से, उसके बाद हम लोग 2 को दिखाएंगे B से, अब 3 को दिखाएंगे Q से, और 1 को दिखाएंगे R से। तो ये हो गया फॉर्मेट आपका, क्या हो गया फॉर्मेट, जिसमें आपका क्या हो गया, सबका नाम सब लिखा जा चुका है। अब इसी को लेकर के हम लोग को क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन विधि से HCF निकालना है। तो क्या करेंगे आप, साइड में कहीं कोने में जो बच्चा वाला भाग सीखे हुए भाग विधि वाला, उसके हिसाब से पहले क्या करेंगे आप HCF निकालिएगा। क्या कीजिएगा, HCF निकालिएगा। जो बड़का वाला है घर के अंदर, छोटका वाला घर के बाहर। एक बार में लगाते हैं आप, तो कितना हो गया 20, घट गया कितना आ गया 10। ये कूद के यहाँ आता है इस कोने में, तो 20 कूद के आ गया अपने पास इस कोने में, 10 दूनी 20, खत्म, कहानी खत्म हो गया। 2 स्टेप में आपका HCF बन गया है। तो आपका यूक्लिड वाला भी 2 स्टेप में बनेगा, मतलब कि एक बार तो ये वाला जितना बनाए थे इस तरह से, एक बार पास ये वाला, कट्टम के बदले आप 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 स्टेप में काम होगा। यहाँ पे पहली बार में हम क्या माने हैं, A के बदले कौन है, A के बदले आपका 30 है, और B के बदले कौन है आपका 20 है। तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे हम लोग A बराबर में BQ प्लस में R, इसलिए हमारे पास A के बदले में कौन हो गया 30, B के बदले में कौन हो गया 20, और कितना आएगा हमारे पास इस स्टेप में देखना है हमको। 30 यहाँ रखे, 20 गुना में कितना 1 प्लस में R कितना बचा 10। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगली बार अगला स्टेप कौन हो गया, अब ये वाला कहानी चला अपने पास, A के बदले कौन हो गया, A के बदले हो गया 20, और B के बदले कौन हो गया आपके पास 10। फिर से हम लिखेंगे अपने पास कि A बराबर में BQ प्लस में R, सेट कर दीजिए। A के बदले में यहाँ 20, B के बदले में 10, और यहाँ कितना है 10 गुना में 2, और प्लस में R के बदले कितना आ गया है पास 0। जैसे ही 0 आ गया हम रुक जाएंगे, और जो अपने पास B के बदले होगा वही आपका आंसर हो गया।
आप जानते हैं भाग विधि में जो जहाँ खत्म होता है उसका ये वाला अपने पास आंसर हो जाता है। कितना आंसर हो गया यहाँ पे 10। यहाँ पे क्या होता है पहला वाला बी के बदले में जो आया वही आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं HCF किसका किसका 30 और 20 का, या फिर 20 और 30 का, ये वाला आंसर। कितने स्टेप में काम हुआ आपका? एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप आपके पास यहाँ, 2 स्टेप में। 2 स्टेप में आपका यूक्लिड विभाजन विधि लगा दिए। देखिए लिखने का तरीका है ये, हाँ बस आपको तो ये आना चाहिए, इतना इतना हो गया, बात खत्म। इसको लिखने का तरीका बताए हुए ऐसे हम, बस ये सब जो एक्स्ट्रा बताए हैं कि AB मानिए फिर लिखिए, बाकी आप इतना पहले आना चाहिए आपको, ये वाला और ये वाला। बाकी तो आप सेट कर ही लीजिएगा फटाफट। ये 2 क्वेश्चन बनाइएगा, आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा। तो ये था आपके पास HCF बनाने का एक और तरीका, यूक्लिड विभाजन विधि से। 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, हाँ तो इसलिए तैयार रहिएगा। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये सारा बात ही हम सीख गए, यूक्लिड पढ़ा सीख गए। एक नोट आता है अपने पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। अगर 2 संख्या हम लिए थे अभी ना 20 और 30 ना, इसका बताइए कि एलसीएम क्या लाए थे हम लोग? एलसीएम लाए थे अपने पास 60 और एचसीएफ क्या लाए थे हम लोग 10। ठीक, अब देखिए इस दोनों को गुना कीजिए, कितना हो गया हमारे पास? 600 नहीं हुआ? 600 हो गया अपने पास। अब इस दोनों को गुना कीजिए आप, 2 तिया 6, 6 पे 00। देखिए ये वाला बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको बोलते हैं हम लोग कि नंबर 1 पहला संख्या, इसको बोलते हैं नंबर 2 दूसरा संख्या। तो क्या यहाँ पे जो गुना किए हैं तो n1 और n2 को गुना किए हैं, और यहाँ पे क्या गुना किए हम लोग? उसी का LCM और HCF गुना किए थे, तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? ये भी 600 आए थे, तो ये फार्मूला बन गया ना हमारे पास, n1 n2 बराबर में LCM गुना में HCF। 4 में से कोई 2 दिया रहेगा तो 3 दिया रहेगा अपने पास, ये वो निकालने के लिए कहेगा तो आराम से निकल जाएगी। हाँ बस फार्मूला में पुट कर दीजिएगा, जो सब दिया हुआ है पुट कर दीजिए, जो नहीं दिया हुआ है अपने पास 8वां क्लास के समीकरण से बन जाएगा। कैसे निकालते हैं इसको? एक्स को इधर करने वाला। ये था आपके पास यहाँ तक कहानी। अगला बढ़ते हैं हम लोग। अब है आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये आपको हर साल 2 नंबर या 5 नंबर में पूछबे करता है, गारंटी के साथ पूछता है, हाँ कि आप एक अपरिमेय संख्या को साबित कीजिए। सिंगल वाला पूछता है और डबल वाला पूछता है। आपके पास सिंगल वाला पूछेगा या फिर हमारे पास √2, √3, √5, √7, मतलब कि हमारे पास रूट के अंदर में अभाज्य संख्या कोई सिंगल में रहेगा, कहेगा साबित कीजिए अपरिमेय संख्या है। या फिर दूसरा तरीका रहेगा कि इस सब में से जोड़ना पड़ेगा किसी को, हाँ पूर्ण संख्या को जोड़ के दिया रहेगा, 2 प्लस में √5, या फिर अपने पास मान लीजिए 3 √5 माइनस में 2, या फिर बट्टे में रहेगा आपके पास, हाँ। तो ये हो गया सेकेंड टाइप। जो भी पंगा है पहला वाला टाइप में है, सेकेंड वाला टाइप उससे आसान है आपका। तो पहला टाइप में हम एक्स प्रूफ करेंगे, बाकी सब सेम टू सेम रास्ते पे कर देना है, आपका हो जाएगा प्रूफ। चलिए पहले क्या करते हैं, हम √2 को प्रूफ करते हैं। साबित करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो शुरू करेंगे यहाँ से हल। तो पहले मानेंगे हम लोग, पूरा कहानी भाषणबाजी है। अगर मान लीजिए कि किसी इसको साबित करना है कि ये हमारे पास मार्कर नहीं है, जो बोर्ड मार्कर इंक वाला, तो पहले मान लेंगे कि ये मार्कर है और हम इसके काम करते रहेंगे मार्कर को मान करके। मार्कर वाला काम नहीं निकला तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये वाला हो गया, स्मार्ट बोर्ड मार्कर हो जाएगा। तो किसी चीज़ को साबित करना हो, जो चीज़ उल्टा मान लीजिए और उसका वो गुण नहीं निकला, तो जो उसका उल्टा होता है वो होगा वो। किसी इंसान को हमको साधु साबित करना है तो पहले मान लेंगे कि ये क्या है, शैतान है, चोर है, और उसके बाद हम उस पर जज करना शुरू करेंगे। अगर चोर वाला गुण नहीं आया तो हम उल्टा मान लिए, मतलब क्या होगा, वो साधु होगा। उसी तरह से √2 के बारे में कह रहा है प्रूफ करने के लिए अपरिमेय है, तो पहले इसका उल्टा मानेंगे। माना √2 एक परिमेय संख्या है, जैसे ही बोलेंगे इसका सभी गुण दिमाग में आ जाना चाहिए। तो √2 को क्या हम लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या को तो लिख सकते थे हम लोग। ये PQ वो वाला हिस्सा है जो कट के पूरा आया है, मतलब अब आगे नहीं कटेगा। जो आगे नहीं कटता है उसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, जिसका गुणनखंड, जिसका HCF एक आए, ओनली 1, वही 1 ही आए, एक वो नहीं 1 ही आए। जैसे 4 और 7 का HCF कितना होगा, एक ही होगा। 8 और अपने पास कितना हो गया, 8 और 9 का कितना होगा अपने पास HCF, एक ही होगा। तो जो जोड़ा अपने पास जिसका HCF सिर्फ और सिर्फ यही 1 आए उसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। मतलब आगे नहीं काट सकते हैं, 4 7 काट सकते हैं, आगे नहीं काट सकते हैं, 8 9 काट सकते हैं, आगे नहीं काट सकते हैं। मतलब P/Q को आगे नहीं काट सकते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमारे पास
P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। ठीक, मतलब P और Q का कोई और गुणनखंड मतलब कॉमन गुणनखंड नहीं है। आगे अब यही हम जो माने हैं अभी P और Q सहअभाज्य संख्या है, अगर हम किसी से काट देंगे तो मानना गलत हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, सबको क्या करते हैं, साइड कर देते हैं। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन शुरू होते हैं, सिंप्लीफिकेशन को ना पहले गुना कीजिए। P गुना नीचे में कुछ एक ना, तो P बराबर कितना हो गया हमारे पास √2Q, दोनों तरफ गुना कर स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर कितना कितना हो गया बोलिए यहाँ पास, इधर P स्क्वायर हो गया, इधर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ क्या होता है हमारे पास कि बराबर का पहले मतलब समझिए क्या होता है। जो कहानी इधर है वही कहानी, जो गुण इसमें है वही गुण इसमें भी होगा, बराबर है तो क्या अपने पास इसमें 2 से भाग लग सकता है ना, देख रहे हैं 2 है, 2 से कट जाएगा मतलब भाग लग गया। तो अगर इस पूरे हिस्सा में 2 से भाग लग सकता है तो P स्क्वायर में भी 2 से भाग लग जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, P स्क्वायर 2 से विभाजित है। अगर कोई स्क्वायर वाला अपना विभाजित होता है कि जिस नंबर से, जिस संख्या से, तो उसका सिंगल वाला भी उससे विभाजित हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास, हम कह रहे हैं हमारे पास कि 4 स्क्वायर जो है अपने पास 2 से विभाजित है। 4 स्क्वायर मतलब क्या अपने पास, किसकी बात कर रहे हैं, 16 की बात कर रहे हैं ना। तो अब जिस पर स्क्वायर है वो भी 2 से भाग लगेगा, क्या 4 नहीं लगेगा 2 से भाग, तो हुआ कि नहीं हुआ कि 4 स्क्वायर अगर 2 से भाग लग रहा है तो 4 भी 2 से भाग लग जाएगा। वही बात यहाँ पे, P स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए अपने पास P भी 2 से विभाजित होगा। यहां से मालूम हो गया कि हमारे पास P का गुणनखंड 2 है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, जब ये 2 से भाग लग जाएगा तो P को तो हम लिख सकते हैं फिर इस तरह से, P बराबर में 2 गुना कुछ और, 2 से भाग लगेगा 2 से लिख सकते हैं 2 गुना कुछ और। यहाँ पे मान लेंगे कि R क्या है, पूर्णांक है, कोई भी संख्या पूर्णांक में, प्लस में माइनस में वो सब मतलब नहीं, बस पूर्णांक है। R क्या है, पूर्णांक है। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ फिर से वर्ग कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर बोले कितना कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा P स्क्वायर, ये हो जाएगा 4R स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, P स्क्वायर का मान यहाँ से उठा कर ले आएंगे हम लोग, कितना है 2Q स्क्वायर, तो यहाँ रख देंगे 2Q स्क्वायर, तो कितना है 4R स्क्वायर, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, Q स्क्वायर बराबर आ गया 2R स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से इस वाले हिस्सा को, ये वाला हिस्सा सीमा ऐसा बन गया है, यहाँ से जो बात लिखे हैं हम लोग P स्क्वायर के बारे में वही लिखते हैं यहाँ पे Q स्क्वायर के बारे में। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, चूंकि Q स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए अपने पास Q भी 2 से विभाजित होगा। अब देखिए सब खेल अब यहाँ पे है, इस लाइन को देखिए और अपने पास कहाँ गया इस लाइन को देखिए। अगर P में 2 से भाग लग रहा है और Q में 2 से भाग लग जा रहा है तो P बट्टे अगर हम Q करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, अपने पास 2 से नहीं कटेगा, जितना मतलब कटेगा हमारे पास, मगर 2 से तो कट जाएगा। मगर शुरू में तो हम ये माने हुए थे कि P और Q 2 से नहीं कटेगा, तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। तो लास्ट में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, अब P तथा Q सहअभाज्य संख्या नहीं रहा, सहअभाज्य संख्या नहीं रहा, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ। अर्थात भी बोल सकते हैं आप, अर्थात हमारा मानना गलत हुआ।
अतः √2 एक अपरिमेय है, क्योंकि परिमेय माने थे तो वो तो रहा नहीं, तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अपने पास 10वीं क्लास तक दो ही संख्या पढ़ते हैं, एक ही संख्या पढ़ते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में दो ही संख्या होता है, परिमेय और अपरिमेय। अपने पास परिमेय रहा नहीं तो क्या होगा हमारे पास, अपरिमेय संख्या हो गया। लास्ट में आप प्रूव्ड लिख सकते हैं या साबित हो गया वो लिख सकते हैं। तो ये जो बताया गया है आपको, ये पूरा पैटर्न है। आप इस हिसाब से बात कर सकते हैं। आप देखिए, एक हिसाब यहां से याद रखिएगा, एक यहां से लेकर यहां तक याद रखिएगा, ठीक। और दूसरा अपने पास यहाँ से लेके अगला हिस्सा याद रखिएगा, और लास्ट में जो लाइन लिखना होता है वो याद रखिएगा। आपने आप पूरा कहानी आपको, ये अभी 2 का सीख गए हैं, √3, √5, √7, सेम पैटर्न पे बनाना है। वहाँ पे हम लोग क्या सब था अपने पास, √2 ले रहे हैं तो यहाँ 2 आया है, यहाँ भी 2 आया है, ये सब 2 आया है। 3 लेंगे तो यहाँ जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 3 हो जाएगा। अगर हम 3 लेंगे, जहाँ 3 लेंगे हम लोग, दो के बदले 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 के बदले में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा अपने पास। जहाँ जहाँ 4 आया था, 4 यहाँ आया था, यहाँ आया था, इसके बदले क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। उस तरह से अगर मान लीजिए कि हम लोग 7 लेंगे तो 7 के बदले 7 होगा हमारे पास, और जैसे यहाँ 4 के बदले कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर मतलब 49 हो जाएगा। 5 लेंगे तो 5 और 25 मुलाकात होगी हमको। 11 लेंगे तो क्या होगा, 11 और 121 मुलाकात होगी हमको। बाकी सारा कहानी पैटर्न सेम टू सेम रहेगा। ये हुआ आपका पहला। ये आएगा तो हो सकता है कभी 5 नंबर में पूछता है, कभी 2 नंबर में पूछता है। इसका जो सेकंड लेवल है अपने पास, वो आपको फिक्स है कि 2 ही नंबर में पूछेगा। वो क्या है, ध्यान सुनिए, इससे आसान है वो। बस अगर मान लीजिए कि आपके पास इसके साथ कुछ और जोड़ घटाव में दिया हुआ है, कुछ भी जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी दिया हुआ है, इसको साबित करने के लिए बोल रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, माना इतना क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो क्या बोल सकते हैं इसको, इसलिए √2 प्लस में 5 को क्या कर देंगे हम लोग, p/q के रूप में लिख दिए। अब यहाँ पे p/q को हम पूर्णांक मानेंगे। हाँ, p तथा q पूर्णांक है, क्योंकि हमारे पास परिमेय संख्या में पूर्णांक होता है, और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें क्या खेल है, ध्यान से पहले सुनिए। अब करना क्या है, जो हमारे पास रूट वाला हिस्सा है, ये पता है आपको कि पहले से ये अपरिमेय है ना, इसको समझिए कि 8वां क्लास का x है, इसको अकेले छोड़ बाकी सबको उधर फेंक दीजिए। इसको हम यही छोड़ दिए, 5 जाएगा उधर अपने पास, तो p/q और माइनस में हो गया 5, इधर तोड़ तार कर लीजिए, बट्टा पर का जोड़ घटा करना है कर लीजिए। ये हो गया p, ये हो गया 5q। अब बताइए, ऊपर में पूरा हिस्सा अपने पास पूर्णांक का है, नीचे में भी पूर्णांक का है, और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऊपर पूर्णांक नीचे 0 नहीं है, तो ये पूरा हिस्सा क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया हमारे पास, परिमेय संख्या। क्या हो गया, परिमेय संख्या। ये बताइए, अभी हम लोग प्रूफ करके लाए थे ना कि रूट के अंदर में कोई अभाज्य रहता है तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो ये क्या हो गया हमारे पास, अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय, इधर परिमेय, तो बराबर हो नहीं सकता है अपने पास, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये वाली बात सेम सेम लिख करके बीच में काट देंगे। ये नहीं होगा अपने पास, ये नहीं हुआ मतलब हमारा मानना गलत हो गया, लिख देंगे अतः हमारा मानना गलत हुआ, और क्या हो गया, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। बस करना क्या है, जो कुछ भी दिया रहा है यहाँ लपेट के लाइए, और जो रूट में है उसको x मान करके अकेले रखिए, बाकी सब उधर रख दीजिए, लास्ट में ये लाइन लिख दीजिए अपने पास। ये बात लिख करके जो रूट में रहेगा वो एक अपरिमेय संख्या रहता है, यही बात लिख करके उसमें काट दीजिए, लास्ट का 2 लाइन जो है वो लीजिए। हमारा माना गलत साबित हुआ, अतः वो वाली संख्या क्या हो गया आपके पास, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपके पास एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, उसका एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। आप इन सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को बना सकते हैं। ये हुए आपके पास पूरे चैप्टर का पूरा खत्म। 5-6 टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, इतना ही टाइप क्वेश्चन आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन बैंक से बनाइए, किताब से बनाइए, या फिर कहीं और से बनाइए।
मगर इतना ही 5-6 टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में, मतलब कि 10 नंबर तक आपका कन्फर्म, 10 नंबर तक। चलिए फिर हम लोग इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इसका ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आएंगे अगले वीडियो में या फिर कुछ दिनों के बाद। तब तक इसको पहले आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।